71वीं बीपीएससी मेंस देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। जिन्होंने भी मेहनत की वो सफलता को प्राप्त करें। और कुछ चीज़ें कल परसों से आप लोगों का पेपर है, आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, लेकिन 15 से 20 मिनट का एक टाइम दे दीजिए, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। मैंने कुछ क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की है जो हो सकता है आपके लिए बहुत ही, ये शायद आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक आपको एक नज़र में बता देती हूँ कि थोड़ी सी इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कल तक का टाइम है आपके पास। सबसे पहले जितनी भी चीज़ें पढ़े के मैंने वैसे पहले वीडियो में भी बताया है, लेकिन गांधी जी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, उनकी भूमिका पूछी जाएगी। उनके हो सकता है कि असहयोग आंदोलन पूछा गया था तो उनसे चंपारण विद्रोह, तो वैसे चंपारण आंदोलन तो पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जाए, या सत्याग्रह आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गांधी जी की जो भूमिका रही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट एक बार क्विकली आप उसको देख लेंगे, 1935 को। बाकी तो आपने देख लिया होगा। 1935 को आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका आपने पढ़ा होगा, थोड़ा देख लेंगे। मौर्य, पाल कला, ये सब तो आपने कर लिया होगा। पाल कला को थोड़ा विस्तार से देख लीजिएगा, उसकी विशेषताएं देख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, कोई भी कला से रिलेटेड आप चीज़ें लिखते हो तो उसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसमें आपका काफ़ी प्रेजेंटेशन खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में जनरली नंबर नहीं मिलते। और जितने ही आप अच्छे से डायग्राम के माध्यम से किसी भी चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। डायग्राम दिखाएं, वेन डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को दिखाएं। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं लास्ट में एंड में बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं, कुछ टेक्निक्स आपको बता दूंगी, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछा जाएगा। आपने तैयार कर लिया होगा, सबने तैयार कर लिया होगा, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है। ब्रिटिश काल के दौरान बिहार का आर्थिक विकास, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आपको शैक्षणिक विकास विकास पूछा गया था बिहार का, ठीक है, लेकिन इस बार आपसे पूछे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन हो सकता है। इसको बस ध्यान में एक बार रख लेंगे कि क्या क्या पॉइंट आपको चीज़ें देनी है। आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बताऊंगी आपने नहीं पढ़ी है, सब पढ़ रखा, बस उस पर ध्यान देना है। मैं कुछ टेक्निक और बताऊंगी आपसे। जयप्रकाश नारायण के जो रचनात्मक कार्य हैं बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के समय बिहार की भूमिका में, वो आप जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। उनको जरूर एक बार देख लेंगे, उनकी भूमिका बहुत बड़ी है देश की राजनीति में भी और बिहार के लिए भी, तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025, ये बहुत ही अच्छे से देख के जाएंगे, एक एक डेटा देख के जाएंगे, किसको कितनी सीटें मिली, क्या स्पेशल रहा। स्पेशल इसमें रहा SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन रोल जो रहा इलेक्शन कमीशन का, इसका रोल इसमें बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है। और क्या चीज़ें हुई, क्या चुनौतियाँ रहीं, क्या इसके परिणाम हुए, और भविष्य के लिए ये बिहार के लिए ये जो इलेक्शन है, जिस पार्टी की सरकार बनी वो किस दिशा में ले जाएंगी। और SIR को तो बहुत ही अच्छे से आप अगर नहीं किया, वैसे तो कर लिया होगा सबने, और SIR को एक बार क्विक रिवीजन करके जरूर जाएंगे। वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, उसमें कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एनालिटिक अप्रोच अपनाना है। और अप्रोच में हमेशा कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। कहते हैं ना कि मेंस के एग्जामिनेशन में 3 फैक्टर से कभी नहीं टकराना चाहिए, गॉड से, गांधी से, और तीसरा गवर्नमेंट से। तो ये एक बहुत बड़ा रूल है, थंब रूल है, ये कह सकते हैं मेंस के सक्सेस का। तो यहाँ कभी टकराइएगा मत, कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, आपसे क्रिटिसिज्म पूछा जाएगा तो एक बैलेंस्ड अप्रोच देने की कोशिश करेंगे, और उसमें भी अपने पक्ष को दिखाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जो उसका कंक्लूजन होगा ना, मैं कंक्लूजन पे भी बात करने वाली हूँ अभी, वो बहुत पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, और बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। लगे कि हाँ, आप जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये दिखने चाहिए आपके आंसर में। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैं वैसे बात करती हूँ इस पर।
पश्चिम एशिया सबसे ज़्यादा इस बार हॉट टॉपिक बताया। वेस्ट मिडिल ईस्ट जो है अभी, वो सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट का एरिया बना हुआ है, सारी चीज़ों का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेशली भारत से उसको जोड़ के क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। भारत के चाबहार पे जो भारत की भूमिका रही, क्या चाबहार एयरपोर्ट अब हमें चाबहार पोर्ट का जो कंस्ट्रक्ट, एक टर्मिनल का काम भारत ने लगभग पूरा, थोड़ा सा बचा हुआ है काम पूरा करवा दिया। भारत ईरान की जो बायोलेटरल रिलेशन है उस पर क्या असर पड़ेगा, ईंधन की आपूर्ति पे असर पड़ रहा है, सबको पता है। उसका फ्यूचर में कोई क्या समाधान है, भारत के पास ऐसी चुनौतियां जब भी विश्व में आएंगी, क्या भारत के पास कोई दूसरा विकल्प है? और विकल्प है भी हमारे पास रूस से तेल लेने का, जो कि उसी थोड़ा सा उससे महंगा पड़ता है, लगभग उसी दाम में पड़ता है, लेकिन ईरान हमारे लिए सबसे सस्ता विकल्प है। एक तो दूरी कम है, उसके बाद जो पेमेंट होती है वो रुपीज़ में होती है, तो तीसरी जो क्रेडिट नोट पे हमें मिल जाती है वहाँ से तेल। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको भी दिखाना है कि इसमें अमेरिका का कितना इंटरफेरेंस है। और एक और क्वेश्चन, जो अमेरिका ने लास्ट ईयर 2025 में जो टैरिफ इंडिया पे इम्पोज किया, तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि टैरिफ का मेन मकसद है ब्रिक्स देशों को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है, और वही है आज का भी जो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है इंडिया और चाइना के लिए, बहुत ही कह सकते हैं बहुत एक दुखद स्टेटमेंट है। एक राष्ट्राध्यक्ष इतना पावरफुल कंट्री का जो ऐसी बातें करता है, बहुत दुखद है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिक्स देशों को टारगेट किया जा रहा है, ये आप ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि ब्राज़ील पर भी सेम चीज़ें हुई, रसिया के साथ तो वैसे ही हैं, दोनों महाशक्ति हैं, और चाइना के साथ, इंडिया के साथ, तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स देशों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद देखते हैं, एक तो पश्चिम एशिया में हो रहे चीज़ों को थोड़ा आप ठीक से बैलेंस करके उसको लेके चलेंगे, इंडिया को कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, इंडिया को किसको सपोर्ट करना चाहिए, अमेरिका को कर रहा है, हालांकि इंडिया अमेरिका और इजराइल को इस वॉर में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, या फिर कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी क्या है न्यूट्रल बना हुआ है। तो इसमें आप कभी कहीं ना कहीं नैम को ज़रूर जोड़ लेंगे, कि कहीं ना कहीं जब हम किसी के पक्ष नहीं लेने की स्थिति में रहते हैं, न्यूट्रल रहना बेटर होता है, हमारे लिए बेस्ट होता है। और जो नैम का कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, वो कब काम आता है, और उसकी रेलिवेंस हो सकता है कि पूछा जाए कि प्रासंगिकता क्या बनी हुई है। तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे। क्या तेल की राजनीति से पूरे विश्व को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और हॉर्मुज स्ट्रीट में जब भी ऐसा क्वेश्चन है आईआर से रिलेटेड, आप ध्यान रखेंगे कि वहाँ जब भी आप बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात होनी चाहिए, इंडिया को कहीं ना कहीं आपको लाना है, और थोड़ी सी डायग्राम वहाँ दिखा देंगे। जैसे आप थोड़ा सा डायग्राम कहाँ बनाएंगे, आप पेनिनसुलर इंडिया का डायग्राम बना के गुजरात के कोस्ट के तरफ से लेते हुए अरेबियन सी को दिखाएंगे, और वहाँ से थोड़ा ईरान और हॉर्मुज को दिखा देंगे। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला बनाएंगे, उसके ऊपर उधर ओमान के तरफ है, यूएई ओमान, उसके बाद गल्फ ऑफ पर्सिया है, और वहाँ से हॉर्मुज स्ट्रीट है, उसके बाद अरेबियन सी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा, गल्फ ऑफ ओमान भी है, उसके बाद आप इन चीज़ों को थोड़ा दिखाएंगे, तो क्या होगा ना कि बहुत जो आपकी कॉपी होती है बहुत अच्छी दिखती है। तो ये प्रेजेंटेबल होनी चाहिए कॉपी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अमेरिका की टैरिफ नीति और उसका अन्य देशों पे, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों पे उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, इसको जरूर देख लेंगे एक बार क्विक। देखिए, अभी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो आप पैनिक नहीं हो। हालांकि आप पैनिक नहीं होंगे, आपने तैयारी पूरी कर रखी होगी। जो लोग भी मेंस देते हैं उनकी तैयारी, किसी की ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता किसी की तैयारी कम होती है किसी की ज़्यादा। सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, सेम गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। हाँ, ये अलग बात है, किसी को सीट मिल जाती है, जनरल डब्बे की बात है, किसी को सीट मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। सबकी तैयारी सेम होती है, सब घर से तैयार होके ही निकले होते हैं। तो बस कोशिश कीजिए, एक अपने ऊपर फेथ बना के रखिए, अपनी आपके जो भी अच्छे, जो भी गुड कर्मा होंगे उन पे फेथ बना के रखिए, मिलेगा सिलेक्शन। तो उसके बाद देखते हैं कि सबसे बड़ी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच में जो भी अभी स्थिति, कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है, वो भी एक पूछा जा सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर अफ़गानिस्तान के जो वहाँ के एक फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे, और गवर्नमेंट ने शायद इनवाइट भी किया था। तो बहुत बायलैटरल एक कॉर्डियल रिलेशन रहा। पहले से भी हमारा अफ़गानिस्तान में इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यहाँ तक कि 2007 में संसद भवन जो बना है अफ़गानिस्तान में, वो इंडिया का ही बनाया हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं।
लेकिन जब तालिबान वहाँ आता है तो इंडिया हटना ही पड़ा सबको। लेकिन अभी थोड़ी सी स्थिति अलग है। लेकिन बलूचिस्तान क्यों बना हुआ है, कहते हैं ना हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्यों? दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा 5 प्रोविंस में सबसे बड़ा प्रोविंस है, साउथ वेस्ट का एक प्रोविंस है सबसे बड़ा, लेकिन वहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत ज़्यादा पता चला है कि सर्वे में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, और वो पाकिस्तान देना चाहता है चाइना को। और मेन कॉन्फ्लिक्ट का यही इशू है। वहाँ पे जो लिबरेशन फोर्स है वहाँ के, वो चाहते हैं एक स्वायत्त क्षेत्र ऑटोनोमस घोषित करना बलूचिस्तान को, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत पिछड़ा जगह है, जनसंख्या भी कम है और वहाँ के डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये भी एक शिकायत है। उसके बाद देखते हैं वर्तमान में ईरान भारत संबंध, तो सारी चीज़ों को दिखाएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी क्रिटिकल चल रहा है, बहुत सारी स्थितियाँ हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है। तो उस पर थोड़ी सी बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ देख रहे हैं कि बहुत ईरान और हमारे संबंध डायरेक्ट तो बहुत वैसे कभी ख़राब नहीं रहे, हमेशा से अच्छे रहे, लेकिन इस समय स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है, उस समय आप बताएंगे कि कभी कभी स्थितियाँ समकालीन जो परिस्थितियाँ होती हैं वो हमारे फेवर में नहीं होती हैं, और उसके कारण क्या होता है कि हमें थोड़े से डिसीजन लेने पड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को न्यूट्रल रखना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे बायलैटरल रिलेशन जो है वो कमज़ोर होते हैं, ये हमें बताना पड़ेगा। हमारी बहुत पुरानी, हमारे 2000 साल से भी पुरानी हमारी क्या है, हमारी 2000 साल से भी पुरानी हमारे क्या है, दोनों के एक ट्रेड, एक बहुत सारी, बहुत ऐतिहासिक हमारी जो है संबंध अच्छे रहे हैं, तो ये कमज़ोर नहीं होगा। दूसरी बात, वर्तमान में वेनेजुएला में उत्पन्न राजनीतिक शून्यता, क्योंकि वहाँ के जब प्रेसिडेंट को एब्डक्ट किया गया अमेरिका के द्वारा, तो राजनीतिक शून्यता आई है, उसका क्या प्रभाव होगा ये भी बताना है। जाति जनगणना बिहार के संदर्भ में या इंडिया के संदर्भ में ज़रूर देख लेंगे, ये आएगा क्वेश्चन, मतलब ये नहीं कह सकती मैं कि आएगा, मुझे नहीं पता है आना, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 वर्षों से मणिपुर की जो स्थिति बनी हुई है, क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? क्यों उसे छोड़ा जा रहा है? क्या सॉल्यूशन है? क्या व्यवस्था है? सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं कि उसको सॉल्व नहीं किया जा पा रहा है? वो सारी चीज़ें थोड़ी देख लेंगे। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया और यू के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी उसकी डेटास देख लेंगे, बस थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेंगे। कैसे है ट्रेड बैलेंस हमारे के बीच जो है वो कैसे है, किसके पक्ष में है, ठीक है, और कब से है, कौन कौन से बीच में एग्रीमेंट्स हुए थे। उसके बाद देखेंगे 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है, इसकी भूमिका महिला सशक्तिकरण में क्या है, इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, और बिहार पहला राज्य है, ये मेंशन जरूर करेंगे, जो पंचायती राज व्यवस्था में 50% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जब देखेंगे INSTC, ये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा है, जो पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान से होते हुए सेंट्रल एशिया और रशिया तक जाता है, तो इसे एक बार देख लेंगे। उसके बाद ऐसे में आप देखते हैं कि समकालीन मध्य पूर्व में तनाव के परिप्रेक्ष्य में भारत के समक्ष चुनौतियाँ, बैलेंस ऑफ पावर की बात है, क्या होता है। उसके बाद AI का जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो देख लेंगे एक तरह से। सतत विकास वर्सेस पर्यावरण संतुलन, इन दोनों के बीच में कैसे विकास, कैसे संतुलन स्थापित किया जाए, दोनों संभव है साथ में, ये भी देख लेंगे। खाद्यान्न सुरक्षा में पर्यावरण संतुलन का महत्व, ये सब चीज़ें देख लेंगे। और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, खुद पे विश्वास रखिए, जब तब तक आप इस बाजी को नहीं हार जाते जब आप अंदर से नहीं हारे हुए होते, अंदर से जीते हैं, जीत हमेशा आपकी है। जय हिंद।